भारतीय राज्य व्यवस्था रिवीजन करेंगे। तो दो क्रम में बांटा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन जो अधिनियम पारित हुए थे 1773 से 1853, दूसरा ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासन, उसके अधीन शासन अधीन पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, भारत में जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। कार्यकालीन का 5 वर्ष का होता था। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, जबकि फ्रांसिस केवरिन मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए 5-5 साल के लिए लोग। और यहाँ पे फोर्ट विलियम जो बंगाल में थी उसकी प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया, जिसमें प्रमुख मामले इन्हीं के अधीन थे। खासकर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों जो का भी अधीक्षण इनके अधीन था। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। 1 मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश भी थे उसमें, कुल मिला के 4 न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने को भी 1773 के एक्ट से प्रतिबंधित किया गया। 1784 का एक्ट ईस्ट इंडिया एक्ट कहा जाता है। राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को बांट दिया गया अलग अलग। निदेशक मंडल के तहत व्यापारिक मामले या जो उसके व्यापार वाले थे उसके मामले, और वहीं राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। फिर 1786 का अधिनियम आया। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने, अपना निर्णय लागू करने और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियाँ दी गई 1786 के अधिनियम के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले इस अधिनियम से फायदा हुआ था। 1793 का चार्टर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने का उपबंध किया गया। भारतीय व्यापार के एक अधिकार को भी कंपनी के समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ चाय के व्यापार का एक अधिकार उनका बना रह गया। 1833 का एक्ट, चार्टर एक्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बन गया। धारा 87 के अनुसार कोई भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। 4 चीजें: धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर। देश की शासन प्रणाली का इस प्रकार केंद्रीकरण की प्रारंभ हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। विलियम बेंटिक। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और उसे भविष्य में केवल एक राजनीतिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त रह गई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, जिसको चौथा सदस्य शामिल किया गया, जो लॉर्ड मैकाले थे, यह कानूनी सदस्य बने। इस एक्ट 1833 के एक्ट से परिषद सहित गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाया गया, जिससे भेदभाव को समाप्त किया जा सके। 1853 का चार्टर एक्ट, विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था। विधि निर्माण के लिए भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना हुई। केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना 1853 से। सिविल सेवकों के भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया गया 1853 के चार्टर एक्ट से। ये जो न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे, मुख्य न्यायाधीश थे। 1773 के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जब हुई थी 73 का एक्ट से। और बाकी 1813 का एक्ट है, यहाँ पे 1 लाख रुपए खर्च किया गया था। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष
मैकाले थे। वहीं बाद में 1828 से 35 के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका पूरा नाम विलियम कैवेंडिश बेंटिक था, विलियम कैवेंडिश बेंटिक के शासनकाल में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। वहीं भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन और प्राच्य शिक्षा मतलब जो भारत की प्राचीन शिक्षा है, इस तरह से मिला जुला के वो उसके समर्थकों में नेतृत्व करता थे H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या था, तो 13 में तो वही था, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, बाकी चीज़ें हैं। फिर आता है ब्रिटिश ताज के अधीन शासन। 1858 संसद का अधिनियम है, ब्रिटिश संसद का भारत शासन अधिनियम 58। ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन कर दिया गया। भारत का वायसराय हो गया गवर्नर जनरल। प्रत्यक्ष शासन हो गया, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। भारत का राज्य सचिव पद बना, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय विधान परिषद का गठन का प्रस्ताव हुआ। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम आया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत, और मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी पुनः विधायी शक्ति उनको दे दी गई। जो 1833 में सर्वोच्च एकीकरण था, वह उल्टा दिशा में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत हो गई। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का स्वीकृति मिल गई। वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है 1861 के अधिनियम से, जो 6 माह तक के लिए प्रभावी हो सकता था। वही फिर 1892 में भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई। यहाँ तक कि वे सदस्य वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे और सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछ भी सकते थे। प्रश्न पूछें और उसके जवाब में कुछ आए और उसके जवाब जब आए उससे संतुष्ट न होकर पूरा प्रश्न अगर पूछना हो तो उस पर अधिकार नहीं था, इनको मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया जाना अधिनियम की विशेषता है 1892 की। 1909 पार्लियामेंट्री सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार भारतीयों को, जिसमें प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उनको शामिल किया गया। केंद्रीय प्रांतीय विधायकी की शक्ति बढ़ी। बजट और लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया। पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। फिर 1919 भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार का नाम से, जिसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बनाई गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 के अधिनियम से। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को बढ़ाया गया सिखों पर, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस तरह से इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतीय विषयों को भी 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित बांटा गया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द आया था, पहली बार अधिनियम में शब्द का प्रयोग किया गया था। एक आयोग का गठन का भी प्रावधान था, जो 10 वर्ष बाद समीक्षा करेगी कि अधिनियम कितना प्रभावी हुआ। 1935 का अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना इसके द्वारा की गई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। इसके अलावा दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों के लिए भी सांप्रदायिक
निर्वाचन प्रणाली पृथक रूप से उसको विस्तार किया गया था। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बर्मा को इस अधिनियम से भारत से अलग कर दिया गया। 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक विधानसभा विधान परिषद जैसी व्यवस्था की गई। फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्र संप्रभु भारत राष्ट्र, और ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया गया। ये चीज़ें यहाँ पे हुई थी। और इसके अलावा 1935 में द्वैध शासन के अलावा अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। आरक्षित हस्तांतरित विषय थे। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित, ये चीजें थी। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। 1919 के बारे में काफी कथन है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। फिर 1855 में प्रतियोगी परीक्षा हुई लंदन में ही। भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। 1919 में प्रावधान हुआ तो वर्ष 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ हो गई। सबसे पहले इलाहाबाद में हुई थी, बाद में दिल्ली में भी परीक्षा हुई। 1930 के दशक तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम हो गई और इस सेवा में 1941 तक भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो गया था। 1941 तक, ये फैक्ट है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया था, 1935 के तहत, और संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था यह, जिसमें भारतीय संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, ये सब चीज़ें थी। और आगे अगला पॉइंट, भारतीय संविधान सभा और निर्माण प्रक्रिया। माफ कीजिए, तो चार्टर एक्ट 1813, चाय चीन का व्यापार को छोड़कर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। 20 वर्षों के लिए उनको बढ़ा दिया गया फिर से, पहली बार शिक्षा पर और बाकी चीज़ों के लिए। फिर 1833 में चार्टर एक्ट आया तो वाणिज्यिक अधिकार भी, कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त हो गए। जो चीन के साथ चाय का था वो भी अब सभी के लिए खोल दिया गया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान हुआ और बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में 1 कानूनी सदस्य सम्मिलित हुए। मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे। वहीं चार्टर एक्ट 1853 नियंत्रक बोर्ड और उसके पदाधिकारियों का वेतन निश्चित कर दिया गया और धन जो होगा वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 क्राउन के द्वारा मनोनीत होते थे। चुनाव और परीक्षा शुरू की गई, परीक्षा वाली प्रणाली शुरू की गई सिविल सेवा में, बहुत सारी चीज़ें। वहीं 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण कंपनी से छीन कर ब्रिटिश राज मुकुट को दे दिया गया। भारत राज्य सचिव का पद बना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों के जो समस्त अधिकार थे वह भारत राज्य सचिव को दे दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय हो गया, जो कि ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था भारत में। तो ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासनाधीन अधिनियम है ये उसमें पहला है। उसके अलावा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो 6 महीने तक लागू होता। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना। लॉर्ड कैनिंग की जो विभागीय प्रणाली थी उसको मान्यता दी गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। बम्बई और मद्रास प्रांतों को
पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अपने लिए कानून बनाने का, संशोधन करने का अधिकार उनको फिर से मिल गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार मिला। सार्वजनिक हित के मामलों में 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार हुआ। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ हुआ 1892 से। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसको पार्लियामेंट 1909 कहते हैं, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन वह पूरक प्रश्न वगैरह पूछ सकते हैं। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में गांधी जी ने कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजी मैकडोनाल्ड कहता है कि ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। फिर 1919 का जो एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का प्रयोग हुआ। प्रांतीय जो विषय थे उनको 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित कर दिया गया, बांट गया। और इसका आधार था इस अधिनियम का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। 1935 का अधिनियम, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना। द्वैध शासन प्रांतों में से समाप्त करके केंद्र में लागू करना। प्रांतों को स्वायत्तता देना। प्रांतों को स्वशासन, दोहरे शासन के स्थान पर स्वशासन को महत्व देना प्रांतों को। इसके अलावा और प्रावधान में है गवर्नर अध्यादेश जारी करने का अधिकार उसको फिर से मिल गया पूरी तरह से। और सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों को इसमें बढ़ावा दिया गया। भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे में काफ़ी इसका हद तक आप पाएंगे। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय हो गए। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन हुआ। फेडरल न्यायालय 1937 में बना। जवाहरलाल नेहरू का कथन है, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इस अधिनियम को कहा। गुलामी का अधिकार पत्र कहा उन्होंने। दास्ता का आज्ञा पत्र कहा, जो कि दास्ता का अनुदेश पत्र भी कह सकते हैं। तो यह सब कहा जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को। राज्य की नीति के निदेशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है कुछ चीज़ें भारत के संविधान में 1950 में। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकृत कर दिया गया था, उसको खारिज कर दिया गया था। 1947 का अधिनियम, अविभाजित भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान 2 गणराज्य। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त और दोनों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी और राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया भारत का। ये सब चीज़ें प्रमुख बातें थी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। उच्चतम न्यायालय 1774 में बना था। प्रथम सेनापति की शक्तियाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। 1861 से भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण में शामिल करने की शुरुआत की गई। वहीं केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। 1892 भारतीय परिषद अधिनियम से परमा को अलग किया गया 1937 में भारत से। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसमें उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग हुआ। 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी स्वराज पार्टी ने 1934 में, मई 1934 में स्वराज पार्टी ने सबसे पहले मांग किया था। और संविधान सभा के गठन का विचार जो था वह एम.एन. राय का था 1934 में ही, और उनके आधार पर मांग कर दी स्वराज पार्टी ने 1934 में ही। राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1934 में ही की थी। और वहीं भारतीय संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनी गई थी। संविधान सभा का गठन तो पता है, कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा निर्माण योजना इसी ने दी थी संविधान सभा का, जिसमें पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को
स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कुल महिलाएं कितनी थी? 15 और 11 अधिवेशन हुए थे। इसको आप पढ़ते हैं, देखते हैं। मांग इसकी देखिए 1934 में स्वराज पार्टी ने रांची में की थी। स्वराज पार्टी ने रांची में सबसे पहले मांग की थी और 1934 में ही संविधान सभा के गठन का विचार यमन राय ने दिया था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 34 में ही संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से मांग की पुष्टि की, जिसकी पुष्टि 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। सबसे पहले एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया और वहीं गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन का रिपोर्ट थी कि संविधान सभा निर्वाचित होनी थी, लेकिन और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था, जिसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन व्यवस्था। कुल सदस्य संख्या 389 एक कम 90 389। इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 में से 292 का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा होना था। चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य को 15 सीटें मिली। देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, प्रारंभ में तो नहीं लिया भाग में। 28 अप्रैल 1947 को प्रारंभ संविधान सभा के तृतीय अधिवेशन में भारतीय देशी रियासतों के प्रतिनिधि क्रमिक रूप से शामिल होना प्रारंभ हुए। वहीं संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार सबको नहीं प्राप्त था, वह कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। 9 दिसंबर 46 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों, जिसमें 9 महिलाएं थीं, ने हिस्सा लिया। 9 महिलाएं थीं, 207 सदस्य बैठे थे, जिसमें 9 महिलाएं थीं। 9 दिसंबर 46 को पहली बैठक में हिस्सा लिए। फिर 9 दिसंबर 46 को प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 46 को राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध स्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 46 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव दिया, जो 22 जनवरी 47 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की, उसके तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया और मूल जो संविधान सभा भारतीय थी उसकी सदस्य संख्या 299 रह गई, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 थे और रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। संविधान के लिए कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और लोकसभा राज्यसभा की वेबसाइट पर इस संदर्भ में 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का ही समय मिलता है। शायद संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान के निर्माण की अवधि में शामिल नहीं किया जाना है। कुल 11 अधिवेशन हुए, कुल 165 दिनों तक हुए, जिसमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वां अधिवेशन
के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया संविधान। इसके अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को बैठी, समवेत हुई और उपस्थित 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 26 नवंबर 49 को आत्मार्पित हुआ है और 26 जनवरी 50 को लागू हुआ है। कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और जिसमें से विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सीता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, कमला चौधरी, हंसा मेहता, रेणुकारे, मालती चौधरी, दक्ष यानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन, ये सब थे। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल तो नहीं हुए थे, लेकिन बाद में उनके लिए विकल्प था शामिल होने का। तो मुस्लिम लीग के बाद में 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए थे इसमें।